रात में मेरे जेठ के कमरे से मेरी जेठानी के चीखने की आवाज़ें आती थी, जबकि मेरी जेठानी तो कब की मर चुकी थी। एक रात जेठ का राज जानने के लिए उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ ने जो किया उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा जेठ। जब मैं पहली बार वो दिल दहलाने वाली आवाज़ें सुनी तो घबरा गई। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी। उस वक्त किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड टेबल का लैंप जलाया। मैं घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बज रहा था और चीख पुकार की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति शुभम अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उन्हें नींद कैसे आ सकती थी? कल ही तो मैं शुभम की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। मेरे जेठ बहुत शांत स्वभाव वाले इंसान थे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। मेरी शुभम से लव मैरिज हुई थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था। हम दोनों ही अमीर खानदान से थे, इसलिए किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उस रात मैंने हवेली में किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी थी, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि ये आवाज़ किसकी है, कौन है जो इस वक्त इस तरह तेज़ आवाज़ से चिल्ला रही है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी तो यूं मुंह उठाकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन कुछ देर के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद बहुत दूर थी, जैसे कभी शोर हुआ ही ना हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखों से नींद बहुत दूर जा चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश हैं? वरना एक हलचल सी मच जाती जानी चाहिए थी। फिर मुझे उस समय कुछ डर सा लगा था, क्योंकि जहाँ पर हवेली बनी हुई थी वहाँ आसपास सिर्फ जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील की दूरी पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना तो शहर में ही था। शुभम से शादी से पहले मेरी यह बातें हुई थी और शहर में भी उन लोगों का बंगला बहुत खूबसूरत बना हुआ था और गांव की हवेली तो इतनी बड़ी थी कि ना जाने कितने कमरे यहाँ पर बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसा लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र ही डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें धुंधला सी गई थी। मेरा कमरा फूल और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितनी भी गुरूर करती उतना ही कम था, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ना जाने कब मैं सोचते सोचते फिर से नींद की आगोश में खो चुकी थी। सुबह सुबह ने मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, मैडम जी उठ जाइए। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था, अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा, मैडम जी उठ जाइए। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था, अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वही पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चला गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम था। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे में बना हुआ था। इतना भारी जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैं फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। शुभम कमरे से जा चुका था तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी और तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हजारों के नोटों की बारिश करके मेरा वेलकम किया। फिर वो लड़कियां मुझे बाहर ले गई, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतजार कर रही थी। गर्मी में ना जाने वह कब से बाहर बैठी थी। वह मेरी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। मेरे जेठ कहने लगे, यह हमारे घर की नई मालकिन है, शुभम की बीबी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुक नहीं पाई थी। तेज़ धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर आई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। शुभम से मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहे थे। गांव के कुछ और ही नियम होते हैं। पति पत्नी आपस में कम वक्त
और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और शुभम मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो ना। मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैं आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, शुभम, बस जल्दी से शहर वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल की आदत नहीं है। मेरी बात सुनकर ना जाने क्यों उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में भी होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। सुबह मैं गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के रहन सहन से। अजीब घुटन सा माहौल है यहाँ का। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी और सो गई, इसलिए रात को मेरी आंख जोर से खुली थी। वही एक लड़की किसी को पुकार कर अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं फौरन उठकर बैठ गई। मैं शुभम को भी जगा दिया। मैंने कहा, शुभम, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर शुभम कहने लगा, कैसी आवाज़? मुझे तो यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तो लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन शुभम को नहीं आ रही थी। मैंने कहा, लड़की की आवाज़ है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? इसका मतलब कोई भूत तो नहीं? यह सोचकर तो मैं डर से कांपने लगी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। मैंने फिर से शहर जाना है कहना शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस शहर जाना है, मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहीं नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी अभी रो दूंगी। और शुभम मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार अपनी नज़रें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, सदियों से इस हवेली में साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें दे रही है, लेकिन इन सायों ने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ पर रह सकती थी? मुझे बस शहर जाने के इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ ने शुभम से पूछा था कि तुम वापस कब जा रहे हो। यह सुनकर शुभम का चाय का कप हाथ में ही रह गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश थी कि किसी को तो हमें गांव से शहर भेजने का ख्याल आया। शुभम ने कहा, भाई, जो आपका हुक्म। बहुत ही मुश्किल से यह बात कही थी। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। मेरे जेठ कहने लगे, आज शाम तक तुम शहर जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैं जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी पीछे करके खड़ी हो गई तो मेरे जेठ कहने लगे, बहू, आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और शुभम की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना है तो वक्त लग जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरे जेठ शुभम को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब यह यहीं हवेली में रहेगी? यह बात मेरे दिल पर लग गई और मैं हैरानी से शुभम की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, माफ़ करना भाई, मैं भूल गया था। मेरे जेठ फिर से मुझसे कहने लगे, बहू, तुम अभी हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती। तुम यहीं रहोगी, शहर में सिर्फ शुभम ही जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि शुभम ने पहले ही ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने मुझे यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ शहर लेकर जाएगा। मैं उसी वक्त वहां से उठकर कमरे में चली गई, यानी मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही शुभम कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे भूत बंगले में नहीं रहना। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि हम शहर में रहेंगे। तुम अपने भाई से जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी शहर नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीने यहाँ रह लो और वैसे ही रहो जैसे यहाँ की औरतें रहती है, फिर मैं तुम्हें शहर ले जाऊँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूँगी। रात को चीखने की आवाज़ मेरी जान निकाल देगी। मुझे बहुत डर लगता है। वह मुझसे कहने लगे, तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, वह जो भी है तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी।
या मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम बस कमरा लॉक रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। शुभम की बातों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा, वह तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी। लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई को तुमसे कोई शिकायत नहीं हो। मैंने इस बात पर हाँ कर दिया था। वो शहर के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई। रात को मेरे साथ एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी थी। वह जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर लेट जाती थी। फिर रात को जब चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जिस वक्त चीखने की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा था कि शायद वह भी इन आवाज़ों को सुन सकती है। कई बार मैंने उस नौकरानी से चीखने के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर नाम में सर हिलाने लगती थी और कहने लगती मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से तो यह अंदाज़ा लगाया था कि कहानी कुछ और ही है। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह जो भी आवाज़ है तुम्हें भी सुनाई देती है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी थी कि आखिर मालूम भी तो हो कि सारा माजरा है क्या। मैं रात को जब चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगाकर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से उस तरफ जाने लगी। वह आवाज़ मुझे और भी नज़दीक सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ का कमरा था जहाँ से लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपने बढ़ते दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी थी। आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसे भी हो सकते हैं। उनकी बीवी अभी जिंदा नहीं थी, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। दुनिया के सामने वह कितने बड़े अच्छे इंसान फिरते हैं। मैं खुद से ही बातें करने लगी। मेरे दिल में उसकी बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वालों तो उनको बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था? मेरी पूरी रात जागते हुए गुजरी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह इसी तरह बैठे थे। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। देख कर चाय पीते हुए कहने लगा, शुभम ने फ़ोन नहीं किया? उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर बोली कि शुभम वहाँ बहुत बिजी हैं, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया होगा। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो उनकी शक्ल देखने का भी दिल मेरा नहीं कर रहा था। कैसा बेहुदा इंसान था। दिन में एक रहम दिल बना रहता था और रात को जालिम। यह सोचकर ही मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके रहूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। फिर मैं वही आवाज़ें दोबारा सुनी तो मैं फिर उसी कमरे के बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी तो एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उनके चेहरे से उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़ अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरे जेठ ने बड़ी बेदर्शी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था। मैं इससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वह रात गुजार रही थी। सुबह होती मैं शुभम को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा हवेली में साया है। वह आवाज़ गांव की मासूम लड़कियों की है जो तुम्हारे बाप जैसे भाई की हम इसका निशाना बनती हैं। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब शुभम से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा, अपने जुबान को बंद रखना, जैसे हवेली के सभी लोग रखते हैं, वरना तुम्हें उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। शुभम की बात सुनकर जितनी हैरानी हुई उतनी कम थी। मतलब वह अपने भाई के बारे में सारी बातें पहले से ही जानता था। उसने उससे मिला हुआ था। और फिर मैं फ़ोन बंद कर दिया
क्योंकि बुराई होते देखकर मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि मेरा जेट कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। मेरे जेट के कमरे के बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उस कमरे को किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं इस खिड़की के पास एक कोने में छुप गई। रात 1 बजे मेरा जेठ उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दी। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसको उसके घर वालों के पास जाना है। वह नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल दिया और कमरा बंद करके चला गया। मेरा जेठ सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी। उसकी चीखने की आवाज़ बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग इस जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। वह लड़की जब दरवाज़ा बजाकर थक गई तो मेरे जेठ के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोला, ये लड़की, आज तक किसी ने तेरी तरह जुबान खोलने की इतनी हिम्मत नहीं की। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान खोलो। तुझे तो मैं बताता हूँ कि मेरे सामने बोलने वालों का क्या हासरा होता है। ये कहकर उसने उस लड़की को जमीन पर जोर से पटका और गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से तिलमिला उठी थी और मैं यह सब देख नहीं पा रही थी। ना जाने कैसे मैं खुद को काबू में किया हुआ था, वहाँ खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर मेरा जेठ उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपना सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने उसे जलाया, उस लड़की की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। वह वहाँ से पीछे हटा। मेरी चीख सुनकर वह समझ गया था कि कमरे में इस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढता मैं इस खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं थी, एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे की बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में हलचल से महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टार्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मैं सुकून की सांस ली। मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वह एक घना जंगल था। मैं वहाँ कूद गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त जंगल को पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। जैसे ही हल्की सी रोशनी हुई मैं सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक बस शहर जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते फिर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाए रखा। शहर पहुंचते ही मैंने अपने बाबा के दोस्त, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इस घिनौने खेल का किस्सा ख़त्म हुआ था और मेरे जेठ के साथ शुभम भी पकड़ा गया था। वह लोग गांव की कम उम्र की लड़कियों के साथ गलत करके उसे दूसरे देश में भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरा पति भी वही काम करते थे और इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैं अभी उससे तलाक ले ली थी, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से अब बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बच गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।